देखो यहीं से हम लोग बात कर रहे थे, चैप्टर 3 आ गया जी। ठीक है, असल में ये वीवीआई चैप्टर मानो आप लोग इसको, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के नजर से भी देख रहे हो तब भी, और नीट के नजर सॉरी मतलब बोर्ड के नजर से देख रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है जी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है ना। आप इससे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना, चाहे मेडिकल में हो चाहे बोर्ड में हो, है ना। मेडिकल में तुमको ऐसे 6-7 क्वेश्चन तक कभी कभी खींच लेता है जी, और इसे एवरेजली 4 क्वेश्चन रहता है ना, 4 से 5, पर कभी एक बार देखे तो हम लोग 7 क्वेश्चन को भी ले गया था। खैर इंपॉर्टेंट है जी। वैसे भी बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानना चाहता रहता है, स्पष्ट जानना चाहता है ना जी। तो वो सब बात यहाँ इसमें दिया हुआ है जी। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने में हम तुम लोग को बोले थे असाइनमेंट भी हम पढ़ाएंगे। असाइनमेंट का तो फिलहाल मोबाइल में तो आपको फोटो जाता रहेगा, आप लोग कोशिश कीजिए किसी से असाइनमेंट लेके जेरॉक्स रख लीजिए। मेडिकल में आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में आउट ऑफ सिलेबस भी है ना। आउट ऑफ सिलेबस करने का मतलब क्या, जो इसमें नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में वो सब भी पूछ देता है जी। ठीक है, तो वो सब भी तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सब कुछ बातें हैं। ठीक है, तो पहला जो पेज पढ़ोगे ना, पहला पेज करने का मतलब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में तुम लोग को मदद करेगा जी। ठीक है, जब इसको इस पैराग्राफ को हम पढ़ा देंगे तब तुमको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देंगे, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है जी। ठीक है, अब पहला चैप्टर से ये कैसे लिंक्ड है, मतलब पहला चैप्टर जो हम तुम लोग को पढ़ाए थे, बोले थे वो याद रहेगा तो तुमको चैप्टर 3 चैप्टर 2 समझ में आएगा। तो वो यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, फिलहाल एकदम जैसे आप पेन चलाते हैं ना, तो पेन चलाइएगा, और एक कुछ जगह पे हाईलाइटेड भी चलाने के लिए कहेंगे। तो इस पैराग्राफ में कुछ हाईलाइटेड लाइन भी है जी। ठीक है, पहला लाइन में पेन चलाओगे तुम लोग, ऑल ह्यूमन बीइंग आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जितने भी ह्यूमन है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं, और विविपेरस यानी बच्चे को ही जन्म दे सकते हैं, एग को जन्म नहीं दे सकते हैं जी। ठीक है, इसके पीछे का कारण चैप्टर आगे बढ़ते जाओगे तुमको पता चलता चला जाएगा जी। ठीक है, अभी इतना जानिए कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और विविपेरस है हम लोग सर। ठीक है, उसके बाद है ना, जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे सर, तो इसमें बहुत सारा टर्म सब आएगा, वो सारा टर्म को अच्छे से समझना है हम लोगों को, और छिलका छोड़ा के समझना है, वो सारा बात इस यहाँ पे दिया हुआ है जी। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये लाइन भी आप पेन चलाइएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर इवेंट ह्यूमन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, आप इसी पे पेन चला दीजिएगा, गैमिटोजेनेसिस। ठीक है जी, गैमिट बनाने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं हम लोग, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं जी। ठीक है, तो दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, है ना जी। तो गैमिट जो बनता है सर, तो वो सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है जी। ठीक है, एक बात जानते हैं हम लोग कि सर हम लोगों में क्या होता है कि मेल अपना गैमिट फीमेल बॉडी में डालता है जी। ठीक है, ये और मान लो फीमेल बॉडी है, तो सर मेल अपना स्पर्म को कहाँ डालता है सर, फीमेल के बॉडी के अंदर डालता है जी। तो फीमेल के बॉडी के अंदर में जब स्पर्म डालते हैं सर, इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं जी। ठीक है, इंसेमिनेशन, ये लाइन भी आप पेन चलाइएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और इंसेमिनेशन पे आप हाइलाइटर चाहो तो चला सकते हैं, है ना जी। ये आपको याद रखना चाहिए, इंसेमिनेशन वर्ड का मतलब है ना, फीमेल बॉडी में गैमिट को डालने की प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं जी। ठीक है, उसके बाद फीमेल गैमिट के अंदर में जब जाता है मेल गैमिट सर, तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करता है सर। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बारे में पिछला चैप्टर में हम तुम लोग को बताए थे, एक सेल की अवस्था को हम लोग क्या नाम देते हैं, जाइगोट बोलते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, आपको फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देखिए यही नया शब्द आ गया जी, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। चैप्टर पलटेंगे ना तो उसमें कहीं भी फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में ब्लास्टोसिस्ट का। अभी आप एक हमारे मुंह से सुनकर याद रखिएगा कि सर 32 सेल अवस्था आता है ना, 32 सेल स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है ना, आपको कुछ कुछ इम्ब्रायो जैसा बनने लगता है जी। ठीक है, मतलब आपको हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जाइगोट के बन जाने के तुरंत बाद जब 32 सेल स्टेज आता है सर, दैट स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। उसी को हम लोग क्या मानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, देखेंगे इसको भी, है ना जी। तो ये पॉइंट सब हुआ। अब उसके बाद लिख रहा है क्या
कि ब्लास्टोसिस्ट हवा में थोड़े रह सकता है सर, उसको यूटेरस के दीवार से चिपकना पड़ता है। जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं ना जी, तो ऐसा कुछ रहता है जी, इसको यूटेरस बोलते हैं जी, ठीक है। और यूटेरस क्या होता है सर आपको, है ना, यानी कि इसी के अंदर में बच्चा जो 32 सेल अवस्था होता है सर, वो 32 सेल अवस्था का जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इसी से चिपकता है सर। सर चिपकने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि अटैचमेंट ऑफ यूटेरिन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन के नाम से। देखिए आप लोग टर्म को याद कीजिएगा, अभी यही सब टर्म सब आपका एक एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाने में मदद करेगा। पहला टर्म क्या था, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या था, इंसेमिनेशन, तीसरा था फर्टिलाइजेशन, चौथा था ब्लास्टोसिस्ट, पांचवा इम्प्लांटेशन, है ना जी। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना जी, तो कुछ खास समय के लिए रहता है जी, ठीक है। जैसे हम लोग अपने माँ के गर्भ में रहे होंगे तो लगभग 9 महीना रहे होंगे जी, ठीक है। तो 9 महीना तक जो हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, इस घटना में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं जी। तो अगला लाइन वही है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड जेस्टेशन। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर में, है ना, डेवलप हो रहा होता है सर, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेस्टेशन पीरियड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ, है ना, बेबी, जिस दिन 9 महीना पूरा हो जाता है सर, तो बच्चा जब माँ के बॉडी से बाहर आता है, इस घटना को पार्चुरेशन के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो पार्चुरेशन वर्ड को भी आप याद रखिएगा, है ना जी। उसके बाद फिर से बेसिक बात करने लगा एनसीईआरटी बुक, है ना जी। एनसीईआरटी कर रहा है क्या, कि जो, है ना, आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। हम लोग में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी एक खास उम्र से होता है जी, ठीक है। हम लोग उस उम्र को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। जैसे आप लोग जिस अवस्था में भी है ना, तो आप लोग के इस एज को प्यूबर्टी एज कहते हैं। इसको हिंदी में किशोर अवस्था बोलते हैं, है ना जी। यानी इस समय में तुमको इतना पता चलता है कि लड़का और लड़की क्या होता है सर, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ये सब तुमको इसी एज में आना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, दे आर रिमार्केबली, आपको डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल, है ना। जब प्यूबर्टी स्टेज आता है तो लड़का और लड़की में बहुत सारा बदलाव आता है ना। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन, है ना जी, इन ओल्ड वोमेन, है ना जी। आपको फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना, आपको सीजेज, है ना जी। आपको कहता है कि मेल में क्या होता है, स्पर्म, है ना, ओल्ड एज तक बनता रहता है, लेकिन लड़कियों में ओवम, है ना, एक खास उम्र आने के बाद बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा बात है जी, ठीक है। लड़कियों में, है ना, आपको, है ना, VARS, एक बार शब्द याद कीजिए, GRS शब्द बोलते थे ना, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता पता चलता है सर, लेकिन लड़का में रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ओल्ड एज में जाके खत्म होता है जी, ठीक है। मतलब 50 से 55 साल की उम्र की लड़कियों में ओवम बनना क्या होता है, रुक जाता है। हम यही कहना चाह रहे थे। ये पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि ओवम सीज कर जाता है सर वुमेन में अराउंड 50 ईयर्स के आसपास। 50 साल की उम्र जब हो जाता है सर, तो उस टाइम में, है ना, ओवम क्या हो जाता है सर, सीज हो जाता है फीमेल में जी। सीज होने में मतलब क्या, बाहर ना आना जी, ठीक है। ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलता है। तो और बाकी सब बातें हैं जो बातें हम लोग करेंगे जी, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में कुछ कुछ बातें समझ में आया। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, गैमिटोजेनेसिस पढ़ना है जी, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस का मतलब गैमिट कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। फिर फीमेल बॉडी में एक खास चक्र चलता है जी, हम लड़कों में नहीं चलता है, लड़कियों में एक खास चक्र चलता है, इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है सर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काम करता है उसको भी देखेंगे, है ना। फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे सर, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। हर एक स्टेप को छिलका छुड़ा के समझाया है जी। मतलब तुम्हारे मन में जितना भी सवाल उठेगा ना, वो सारे सवाल का जवाब दे देगा जी, ठीक है, एनसीईआरटी। अगर नहीं दे पाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना, प्राइवेटली या ग्रुप में भी, तो हम आपको जवाब दे करके समझा देंगे जी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो इसमें देखा है, बताना है। फर्टिलाइजेशन के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में देखेंगे। प्रेगनेंसी, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है कौन से महीने में कौन सा ऑर्गन बनता है, वो सब बात इसमें लिखा होगा। लास्ट में है पार्चुरेशन एंड आपको लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब समझते हैं ना, जब बच्चा जब माँ के बॉडी से बाहर आता है, इस घटना को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, जिसको आप ठेठ भाषा में डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है जी। और लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, जब, है ना, माँ अपने बच्चे को जो मिल्क पिलाती है, इस घटना को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं जी, ठीक है। तो लैक्टेशन कैसे होता है सर, ये सब भी हम लोग इसी चैप्टर के अंदर में हम लोग जानेंगे। पूरा एक्सपेक्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जी, ठीक है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी हम लोग जाएंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें कैपेसिटेशन वर्ड नहीं लिखे हुआ है, इसको नीट 2 बार पूछ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद कौन से महीने में कौन सा ऑर्गन बनता है, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो पहला महीना में कौन सा ऑर्गन बनता है, दूसरा महीना में ऑर्गन कब बनता है सर, सेक्स ऑर्गन कब डेवलप करता है, जिससे देखते हो ना फिल्म सब में दिखाता है, या कोई सीरियल सब में देखी होगी कि अल्ट्रासाउंड से पता कर लेता है कि लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रहा है।
तो एक मशीन से कैसे पता कर लेता है सर कि लड़का पैदा हो रहा है लड़की पैदा हो रहा है ना, एक्सरे मशीन से कैसे पता कर लेता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। और कौन चीज लीगल है कौन चीज इलीगल है उस सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो पॉइंट ये सब चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोगों को देखना है अच्छे तरीके से, इसको भी हम लोग डील करेंगे। तो एक बार याद करो पिछला चैप्टर जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे ना, तो हम तुम लोगों को बोले थे कि जब कभी भी तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना हो, कोई भी जानवर के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना हो, उसको 3 भाग में बांट दो। याद करो सब आदमी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते थे हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भाग में बांट के देते थे सर। एक था आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, याद आ रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक था सर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना जी। एक था उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना जी। तो 3 पार्ट में बटा हुआ था, एक है प्री फर्टिलाइजेशन, एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना, और एक है सर आपको, है ना, आपको फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। प्री फर्टिलाइजेशन में याद कीजिए सब आदमी को, जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि इसके दौरान हमको 2 चीज पढ़ना रहता है, गैमिट का बनना और गैमिट का ट्रांसफर होना। फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ते थे, स्पर्म ओवम का मिलना सर। और सर जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात आती थी तो हम कहते थे जाइगोट कैसे बनता है, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ा जाएगा, और साथ ही साथ बच्चे में कैसे बदल जाते हैं, तो इस घटना भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम आपको पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग मेल के बारे में पढ़ेंगे सर, है ना जी। तो मेल के अंदर में सर पहले, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। मेल में सर तुम लोग पूछोगे भी कि सर जब आप मेल में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ाइएगा तो मेल का वो ऑर्गन भी तो बताइए जो ऑर्गन फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। मतलब मेल में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे सर। तो मेल का सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे सर, मेल में गैमिट कैसे बनता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना, और फिर स्पर्म फीमेल बॉडी में कैसे पहुंचता है उसको भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन सब वगैरह सब हम लोग इसके अंदर में जानेंगे जी। उसी तरह से फीमेल का भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, फीमेल में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान क्या क्या चीजें देखने को मिलता है सर, उसके बॉडी ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन कहाँ पे था वो सब देखेंगे, है ना जी। और जब वो सब समझ में आ जाएगा तो ओवम कैसे बनना शुरू होता है, फीमेल में ओवम कब बनता है और कैसे बनता है वो सब भी जानेंगे जी, ठीक है। जब ये दोनों चीज समझ में आ जाएगा सर तब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ में आया। तो ये पेज देखिएगा जब यहाँ पे आप आते हैं जी, ठीक है, ये जगह पे तो यहाँ लिखे हुआ है आपको, है ना, प्री मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कौन कौन सी चीजें आएंगे वो सब के बारे में डिटेल करके हम लोग को पढ़ना है जी, ठीक है। तो पहले देखो हम अपने तरीके से लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी में भी दिखा देंगे जी, ठीक है। तो मेल आपको इसमें लिखा हुआ क्या क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं सर, ठीक है, इसमें हम लोग में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर, इसमें हम लोग एक पेयर टेस्टिस पढ़ेंगे जी, ठीक है। इसमें एक जोड़ा क्या होता है, टेस्टिस होता है, अभी पता चल जाएगा कहाँ पे ऑर्गन होता है, ये सब एक पेयर टेस्टिस इसमें दिखाई देगा, ठीक है जी। उसके बाद, है ना जी, उसमें आपको मेल एसेसरी डक्ट, अभी ये किस चिड़िया का नाम है थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब फोटोग्राफ बनाएंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। मेल एसेसरी डक्ट, है ना जी, यहाँ लिखा हुआ भी है एसेसरी डक्ट, है ना जी। मेल एसेसरी डक्ट के बारे में जानेंगे, है ना जी। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे सर आपको मेल एसेसरी ग्लैंड। देखो डक्ट और ग्लैंड में जमीन आसमान का अंतर है। मेल, है ना, एसेसरी ग्लैंड, है ना जी, ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड क्या होता है सर उसको भी डिफिनेशन देंगे, और मेल एसेसरी ग्लैंड क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक्सटर्नल जेनेटिला। एक्सटर्नल जेनेटिला मतलब जिसको बाहर से देख सकते हैं सर, ठीक है जी। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो हम लोग उसके बाहर से कोई ऑर्गन को देख के बोल देते ना कि लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुआ। उसी तरह से मेल में जो एक्सटर्नल जेनेटिला है इसका नाम पेनिस है जी, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जी, ठीक है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, 4 टॉपिक पढ़ना है सर। एक जोड़ा टेस्टिस के बारे में पूरा जानकारी लेना है, उसके बाद मेल एसेसरी डक्ट के बारे में समझना है, फिर मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में समझना है, और एक्सटर्नल जेनेटिला के बारे में जानना है जी, ठीक है। तो ग्लैंड क्या होता है सर इसके भी चर्चा करेंगे, है ना। डक्ट क्या होता है सर इसको भी हम लोग चर्चा में रखेंगे जी, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे एनसीईआरटी बुक भी आपको फर्स्ट पेज में भी है, और साथ साथ जब उसमें जाएंगे जी, ठीक है, असाइनमेंट में भी तो पहले पेज में भी हम लोग बात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो देखो हम एक बार खाली असाइनमेंट का फोटोग्राफ दिखा देते हैं। आप लोग के पास असाइनमेंट है तो खोल लीजिए, नहीं तो हम दिखाते हैं एक पेज कैसा होगा असाइनमेंट का, ठीक है। 1 मिनट।
देखो ये पेज है शायद, तो ब्लर है, रुक जाओ एक मिनट दूसरा देखते हैं। देखो यही पेज है, असाइनमेंट में जब जाइएगा ना तो यही पेज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। इस पेज पे ही हम लोग बात कर रहे हैं जी, ठीक है। इसमें तो सीधे पॉइंट पे ही आगे हम लोग है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये पेज भी आपको हम कल पैरेलली पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम एक व्हाइट पेज खोल रहे हैं जी, ठीक है, और उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है मैटर। एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ देखिए, हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम क्या है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ना, मेल सेक्स ऑर्गन सब के बारे में जानेंगे जी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हम लोग को ये सब जानना है सर कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना है जी। तो हमने पहले भी बोला इसके अंदर में वन पेयर टेस्टिस की बात होगा, मतलब एक जोड़ा टेस्टिस की बात होगा, वन पेयर है ना टेस्टिस। आवाज जा रहा है सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना जी? हाँ ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे आपको, वन पेयर टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ है ना जी, दूसरा पॉइंट क्या है ना जी, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सर इसके अंदर में मेल एसेसरी ग्लैंड। तो हम उसको शॉर्टकट लिख रहे हैं जी, मेल एसेसरी है ना ग्लैंड। आप लोगों को ग्लैंड क्या होता है ये समझाएंगे हम, ठीक है। और फिर एसेसरी ग्लैंड किसे कहते हैं वो भी समझेंगे जी, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड। फिर तीसरा पे था आपको मेल एसेसरी डक्ट। डक्ट और ग्लैंड में जमीन आसमान का अंतर है जी, ठीक है। मेल एसेसरी डक्ट हम फोटोग्राफ बना के देंगे ना तब समझ में आ जाएगा। कल से हम लोग वीडियो कॉलिंग टाइप से पढ़ाएंगे जी, ठीक है। आप लोगों को वीडियो नहीं ऑन करना है, हम ही अपना वीडियो ऑन करेंगे, है ना, थोड़ा सा दिखाएंगे। मेरे कल हम कॉपी पे लिखेंगे, उसका वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे जी, ठीक है। कल 9 बजे वही सब होगा, ठीक है। और चौथा है आपको एक्सटर्नल जेनेटिला जी, ठीक है। चौथा में हम लोग क्या देखे थे, एक्सटर्नल जेनेटिला, है ना जी। जगह नहीं है तो हम यहाँ पे एकदम ब्लर करके लिख देते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिला मतलब पेनिस की बात कर रहा है वो, है ना जी। तो ये 4 टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। और इसी से समझने की कोशिश करेंगे सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तुम कहोगे सर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से स्टेज को समझ रहे हैं, तो अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझ रहे हैं जी। तो तुम लोग कहोगे सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो सर सिर्फ गैमिट बनता था और गैमिट ट्रांसफर होता था, ये क्या बताने जा रहे हैं। तो देखो वो सब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वो भी तो जानना जरूरी है जी। तो वही सारा ऑर्गन के बारे में पहले पढ़ रहे हैं कि कौन से ऑर्गन है जहां पे गैमिट बनते हैं और ट्रांसफर में वो कैसे मदद करता है जी, ठीक है। तो अभी हम मेल के बारे में जान रहे हैं, कुछ दिन बाद फीमेल के बारे में भी इस तरीके से जानेंगे जी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक समझिए जी, ठीक है। बेसिक क्या है कि जब हम किसी का बॉडी का फोटोग्राफ बनाते हैं ना तो उसको बॉडी को एनाटॉमी के नजर से जब देखा जाए सर, तो उसको हम लोग कुछ पार्ट्स में बांटते हैं सर, है ना जी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी बॉडी की बात करते हैं तो ऊपर का ये इलाका हेड कहलाता है जी, ठीक है। यहां से यहां तक का इलाका जो देखते हैं इसको हेड बोलते हैं, है ना। हाथ पैर का फोटोग्राफ हम नहीं बनाए, उसको जरूरत नहीं इसलिए नहीं बनाए। इस जगह पे जहां पे लंग्स पाया जाता है हम लोग का, तो लंग्स वाले इलाका को हम लोग थोरास्क बोलते हैं जी, ठीक है। थोरास्क, है ना जी, थोरास्क के नाम से बुलाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें इस रीजन को थोरासिक रीजन बोलते हैं। फिर जहां पर हम लोग का पेट पाया जाता है या स्टोमक सब होता है, इंटेस्टाइन वगैरह सब देखते हैं, तो उसको हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं जी, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्डोमेन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। एब्डोमेन क्लियर हुआ जी, हम क्या होना चाह रहे हैं, एब्डोमेन। और जहां पे हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना जी, अब बेल्ट का जो नीचे का इलाका होता है जी, ठीक है। तो बेल्ट से जो नीचे का इलाका को हम लोग जहां पे मेल एक्सटर्नल जेनेटिला सब पाया जाता है उस रीजन को हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं जी, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं जी, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो आपका सीधा जवाब होगा पेल्विक रीजन में पाया जाता है, ठीक है जी। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसका एब्डोमेन में पाया जाता है जी, ठीक है। जैसे उसका यूटेरस वगैरह देखिएगा तो उस सबका पेट के ही रीजन में पाया जाता है। लेकिन लड़कों में जितने भी ऑर्गन सब होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सब का सब कमर का रीजन में पाया जाता है। कमर मतलब पेल्विक रीजन, ठीक है। तो देखिए अब इसी को समझाने की हम शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है। पेल्विक रीजन बोलने का मतलब तुम लोग समझ गया कहाँ कौन सा रीजन है जी, ठीक है। तो इसको समझिए। देखिए जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं जी, जब लड़का 6 महीना का रहता है सर, और जब वो माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है जी, मतलब 6 महीना के गर्भ के आसपास, ठीक है। तो सर वो बच्चे का जो है ना किडनी जो देखते हैं, किडनी ये है ना, मान लीजिए था देख लीजिए किडनी हुआ, किडनी पेल्विक रीजन में होता है हम लोग का जी,
है ना जी। तो सर जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो किडनी के पास टेस्टिस पाया जाता है जी, ठीक है, टेस्टिस यहाँ पे पाया जाता है। जब कोई लड़का है ना माँ के गर्भ में रहता है तो टेस्टिस के पास में सर क्या पाया जाता है, सॉरी मतलब किडनी के पास क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। जब 6 महीना गर्भ रहता है तभी, लेकिन जब 6 महीना गर्भ मतलब जब बच्चा माँ के पेट में ही है सर, तभी क्या होता है, एक खास प्रोसेस के जरिए ये दोनों टेस्टिस जो है ना सर, एक खास थैली नुमा स्ट्रक्चर में आ जाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है जी। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रोटम के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है जी। फिर से सुनो, हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो सर एब्डोमेन सॉरी मतलब पेल्विक रीजन में सर क्या होता है ना, आपको एक खास आपको नहीं कि किडनी के पास है ना आपको टेस्टिस पाया जाता है सर, लेकिन एक खास प्रोसेस के जरिए वो एक थैली में आ जाता है, थैली का नाम है स्क्रोटम। देखिए इसी को हम लोग दूसरा फोटोग्राफ बना के समझाते हैं, ठीक है। इसी फोटोग्राफ को आप देखिए, मान लेते हैं कि सर ये उसका एब्डोमेन है, कोई लड़का है, ये उसका एब्डोमेन है जी, ठीक है, ये एब्डोमेन हुआ। एब्डोमेन कहिए या पेल्विक कहिए, अभी एक ही बात है, चलिए एब्डोमेन कह रहे हो या पेल्विक कह रहे हो, एक ही बात है जी, ठीक है। और मैंने ये कहा कि सर जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना सर, तो किडनी के ही जस्ट ऊपर में सर क्या देखते हैं, टेस्टिस देखते हैं, यहाँ पे टेस्टिस होता है जी, ठीक है। लेकिन सर एक खास प्रोसेस से एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में चला जाता है सर, उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर, स्क्रोटम। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं सर, हम लोग है ना स्क्रोटम के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। स्क्रोटम, स्क्रोटम करने का मतलब सर एक थैली है ना, एक सैक जहां पे टेस्टिस आ जाता है सर, इधर का टेस्टिस इसमें आ जाता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड का टेस्टिस सर इस साइड में आ जाता है सर, और दोनों के बीच में सर डिपार्टमेंट बन जाता है, डिपार्टमेंट एक अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाता है सर, जिस वजह से सर क्या होता है, दोनों टेस्टिस एक दूसरे से कभी टकराएगा नहीं सर, ठीक है। ये दोनों अपना अपना एक अलग सेक्शन में बदल गया और दोनों में वाटरी फ्लूइड से भरा रहता है सर, जो शॉक एंड जर्क से इसको क्या करता है सर, आपको बचाता है जी, ठीक है। इस स्क्रोटम में क्यों आया सर, काहे नहीं वहीं पे रहा, किडनी के पास ही। मेढक के बारे में तुम पता लगाओगे तो मेढक के बारे में पता चलेगा सर उसका टेस्टिस किडनी के पास ही होता है। तो सर हम लोग में ऐसा क्यों हो गया कि बाकी जितने भी मेल मैमल्स है उसमें ऐसा क्यों हुआ कि सर टेस्टिस को है नीचे आना पड़ गया। अब तुमको जवाब दे रहे हैं जी हम, ठीक है। ये मेडिकल का जवाब हो सकता है, क्वेश्चन होगा मेडिकल में, वाई टेस्टिस आपको डिसेंड इन अ स्क्रोटम, क्यों टेस्टिस है ना स्क्रोटम में आ जाता है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए सर इसका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है जी, ठीक है, 37 डिग्री सी है ना, 37 डिग्री सी आपको इसका बॉडी टेम्परेचर होता है जी। हम लोग का जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सी है, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए 34 से 35.5 मतलब 34 से 34.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए जी। फिर से सुना दो, सुन लो, स्पर्म बनाने के लिए सर 34.5 से 35 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए होता है सर, ठीक है, जो कि यहाँ पे टेस्टिस रहेगा तो कभी ना होगा जी। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी है सर, तो जीवन में कभी भी स्पर्म नहीं बना पाएगा और किडनी के पास रह गया तो टेस्टिस। इसीलिए है ना सर 2 से 2.5 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर पाने के लिए टेस्टिस कहाँ चलाता है, स्क्रोटम में। हम लोग का जो स्क्रोटम होता है सर है ना, या मेल में जो स्क्रोटम देखते हैं वो क्या करता है सर, आपको 2 से 2.5 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्म बन सके इसके लिए 2 से 2.5 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर चाहिए, जो कि स्क्रोटम प्रोवाइड करके देता है जी, ठीक है। पॉइंट समझना है ना, यही आंसर लिखिएगा आप लोग, मेडिकल में पूछेगा तो जवाब देना, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऐसा करता है जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ सर, ये क्वेश्चन ये पूछ देगा है ना, हेलो आवाज आ रहा है जी, हाँ आवाज तो आ रहा है। हाँ तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए, तो हम बोल रहे थे क्या, आपको कोई पूछ देगा है ना, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम, ठीक है। हम अभी आपको यही पढ़ा रहे थे जब आप एक फोटोग्राफ देख रहे थे है ना, हमने कहा था कि मान लीजिए ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको आता है सर, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए थे, स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर में ही सर क्या होता है सर, आपको है ना टेस्टिस फ्लोट करता रहता है जी, ठीक है। और ये टेस्टिस किडनी में एक्चुअली में होता है सर, और वापस है ना बाद में है ना कहाँ चला है, नीचे आ जाता है सर। क्यों आया उसी का हम जवाब तुम लोग को दिए कि फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऐसा करता है जी। अगर ऐसा ना हो सर तो जवाब है कि वो आदमी लड़का तो रहेगा,
पर वो कभी भी स्पर्म नहीं बना पाएगा जी, कभी भी नेचुरली तरीके से अपने पार्टनर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। समझ में आया जी। कभी कभी देखोगे ऑपरेशन जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो डॉक्टर उसके स्क्रोटम को टच करके देखता है कि टेस्टिस आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया रहता है तो डॉक्टर उसको सुई देता है जी, ठीक है। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी हल्का सा हिंट्स दे रहे हैं कि जब कोई स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस नहीं आता, बच्चा जन्म ले चुका लेकिन टेस्टिस नहीं आया हुआ है, तो डॉक्टर उसको सुई देता है जी टेस्टोस्टेरोन का। अब वो सुई देने से सर क्या होता है कि सर स्क्रोटम आपको 1-2 दिन के अंदर में स्क्रोटम के अंदर में आ जाता है टेस्टिस, और उसके बाद भी नहीं आया तो कुछ थेरेपी करके ऑपरेशन करके लाया जाता है जी, उसके बाद भी नहीं आया तो उस बच्चे को क्या मान लिया जाता है सर, है ना जी, यूनिक मान लिया जाता है। यूनिक मान लिया, यूनिक माना समझते हो, जो कभी तुम लोग रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना, देखोगे तुम लोग को सिक्सर सब जो देखते हैं, ठीक है, तो वो लोग में क्या होता है कि सर वो लोग लड़का वाला जरा सारा प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब उसका दाढ़ी मुझ सब कुछ आएगा सर, सब कुछ सही रहेगा, पर वो कभी भी वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जी, ठीक है। मतलब स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, लेकिन लड़का वाला सारा कैरेक्टर उसके बॉडी में पाया जाता है जी, ठीक है। तो देखो एक टर्म बोल रहे हैं, टर्म तुम्हारे वो जो असाइनमेंट का फोटो दिखाया था ना, उसमें लिखा हुआ है क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकार्डिज्म क्या होता है? क्रिप्टोकार्डिज्म एक कंडीशन है सर, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें है ना कि टेस्टिस नॉट कम इनसाइड द स्क्रोटम, अगर दोनों का दोनों टेस्टिस ना आवे या एक भी टेस्टिस ना आवे सर, इस घटना को क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं। क्रिप्टोकार्डिज्म है ना, ये असाइनमेंट में लिखा हुआ है जी, ठीक है। क्रिप्टोकार्डिज्म, क्रिप्टोकार्डिज्म है ना, क्रिप्टोकार्डिज्म एक कंडीशन है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, आपको टेस्टिस नहीं आ पाता है सर, है ना, किसमें आपको, है ना, स्क्रोटम में। अगर एक भी टेस्टिस चला जाएगा ना सर, ठीक है जी, तो वो लड़का स्पर्म इतना बना ही लेगा कि वो बच्चे को फर्टिलाइज कर दे, लेकिन दोनों का दोनों टेस्टिस नहीं गया तो वो बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दे सकता। समझ में आया सब आदमी को? एक टेस्टिस भी चला जाएगा तो सर आप नॉर्मल लाइफ जी लेगा, और अगर आपको एक भी टेस्टिस नहीं गया उसके स्क्रोटम में तो उसका आपको बच्चे को जन्म नहीं दे पाया। लड़का वाला सारा कैरेक्टर तो रहेगा पर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा जी। समझ में आया? ठीक है, तो कल सुबह में है ना अच्छे से पढ़ाएंगे जी, आप कोई बहाना नहीं है ना, खाली तबीयत ठीक नहीं था इसलिए हम ऐसा कर रहे थे, है ना। और ऐसे भी आप लोग का पर्व भी था, मेरा भी पर्व था, ठीक है, पर्व भी हो गया, ठीक है। आप पढ़ाएंगे सीरियसली, कल 9 बजे हम लोग मिलते हैं, 9-10 में कल वीडियो से पढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी चीजें अभी जैसे हम बोल के समझा रहे हो, लिख के समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। कल एक दिन और मौका दीजिए, कल हम आपको वीडियो कॉलिंग के जरिए समझाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल सुबह में 9 बजे मिलते हैं। आज जितना भी टेस्ट पेंडिंग में है ना जी, हम टॉपिक वाइज बना के हम क्वेश्चन सब डाल देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और जो नेशनल पार्क सब रह गया वो सब भी लिख देंगे, ठीक है, खाली बाढ़ उठ ना आवे, ठीक है। अब क्लास एंड हो गया, बाय।